हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है अध्याय 1 ब्रह्मांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शनि ग्रह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शनि ग्रह जो है आकार में सौर मंडल का द्वितीय बृहत्तम और सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान पर है। तो शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में इसका जो स्थान है वह छठा स्थान। यह एक चमकीला ग्रह है। शनि ग्रह एक चमकीला ग्रह है। यह सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर के दूरी पर स्थित है, जो 25.5 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा को पूरी करता है। इसकी विशेषता या रहस्य इसके भूमध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय का होना है। ठीक है। और शनि ग्रह के वलयों की संख्या 7 है। ये वलय छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सभी वलय सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि ग्रह की परिक्रमा करते हैं। बड़े आकार और उच्च धौलता के कारण शनि ग्रह रात्रि में दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया आदि गैसें उपस्थित हैं। बृहस्पति के समान यह भी विस्तृत बादलों का समाहित किए हुए हैं। ये विस्तृत बादलों को अपने अंदर में समाहित किए हुए हैं। याद रखिएगा, शनि ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे। फोबे इसकी कक्षा में जो शनि ग्रह के कक्षा में घूमने की जो दिशा है, इसके विपरीत दिशा में यह परिक्रमा करता है। शनि ग्रह के जो डायरेक्शन है घूमने की, इसके विपरीत फोबे जो है परिक्रमा करता है। शनि ग्रह का जो घनत्व है सभी ग्रहों और जल से भी कम है। शनि ग्रह का जो घनत्व है सभी ग्रहों में इसका घनत्व है जो है कम है और जल से भी इसका घनत्व कम है। इसी कारण ये जल में रखने पर तैरने लगेगा। इसकी संरचना किसकी? शनि ग्रह की संरचना सूर्य के समान है, जिसका आंतरिक भाग 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% भारी तत्वों से बना है। शनि को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है, गैलेक्सी के समान ये ग्रह है और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसके बाद देखिए, जो सौर परिवार से जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको याद रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, यह आपको याद रखना है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी आप जो अदर जो इंफॉर्मेशन है आप ध्यान में रखिएगा, जैसे घूर्णन की अवधि, परिभ्रमण की अवधि, द्रव्यमान, औसत घनत्व और भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या है कितनी है। तो देखिए, जो सूर्य ग्रह है इसकी जो उपग्रहों की संख्या है बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य के कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी का एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 79। और शनि के कितने उपग्रह हैं? तो शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है। और अरुण के 27 उपग्रह हैं और वरुण के 14 उपग्रह हैं। यहां पे जो प्रश्न पूछा जाता है, यहां पे 2-3 आपके प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र। आपको याद रखना है कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 1 है। वो कौन सा है? तो चंद्रमा। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। सबसे ज्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो सबसे ज्यादा जिस ग्रह के उपग्रह हैं वह है शनि। कितने? तो 82। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है। बृहस्पति के 79 है, अरुण के 27 है और वरुण के 14 है। याद रखिएगा। शनि ग्रह से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। शनि ग्रह की जो दूरी है सूर्य से वो कितनी है? तो 142.66 करोड़ किलोमीटर है। शनि ग्रह की जो अक्षीय झुकाव है 26 डिग्री 73 मिनट है। घूर्णन गति 10 घंटा 33 मिनट है। सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है इसको 29.5 वर्ष लगता है। और शनि ग्रह का जो घनत्व है 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और इसकी गुरुत्वाकर्षण जो है वह 7.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है।
शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है और याद रखिएगा इसके उपग्रहों में सबसे जो बड़ा उपग्रह है वह है टाइटन। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि ग्रह का जो टेम्परेचर है वह है 178 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। शनि ग्रह के वलयों की संख्या 7 है और शनि ग्रह के अन्वेषण के लिए, शनि ग्रह पर खोजबीन के लिए, रिसर्च के लिए जो मिशन मतलब कि भेजा गया वो है आपका, याद रखिएगा ये मिशन कौन कौन सा था, कैसिनी मिशन और पायनियर मिशन, ये सभी शनि ग्रह से जुड़े हुए हैं। शनि के 82 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी। किसने? क्रिश्चियन हाइजेन ने। यह आकार में बुध ग्रह के लगभग बराबर है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। मंगल ग्रह के भांति यह नारंगी रंग का है। यह सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिस पर पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। इसके अन्य प्रमुख जो उपग्रह हैं मीमांसा है, एनसेलेडस है, टेथिस है, डियोन, रिया, हाइपेरियन, इयोपेटस, एटलस, लापेटस, इंक्लेडस, हेलन और फोबे है। फोबे शनि की कक्षा में घूर्णन के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। रिया शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास 1530 किलोमीटर है और शनि अंतिम ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। मतलब कि जो शनि ग्रह है इसे नग्न आंखों से, खुले आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद है यूरेनस यानी अरुण ग्रह। जो यूरेनस है आकार में ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार इसका जो क्रम है वह 7वां। ठीक है, शनि का 6वां और यूरेनस का 7वां। यूरेनस की खोज यानी इस ग्रह की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी तो अरुण यानी यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा 1781 में की गई थी। ठीक है, अरुण की भूमध्य रेखीय त्रिज्या जो है 25,559 किलोमीटर, ध्रुवीय त्रिज्या 24,973 किलोमीटर है और द्रव्यमान के दृष्टि से यह पृथ्वी से 14.5 गुना बड़ा है। सूर्य से इसकी दूरी 286.96 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में अरुण को याद 84.013 वर्ष और अपने अक्ष पर एक परिभ्रमण के लिए 17 घंटा 14 मिनट का समय लगता है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, इसीलिए इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। तो जो यूरेनस है इसकी जो मतलब कि यह जो अपने अक्ष पर जो घूमता है वो कैसे घूमता है तो पूरब से पश्चिम की ओर। इसीलिए इस ग्रह पर जो सूर्योदय होता है, सूर्य कहां उगता है, किस दिशा में उगता है तो पश्चिम में, और सूर्य डूबता किस दिशा में है तो पूरब दिशा में। देखिए ये जो यूरेनस है यह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित है, अतः इसका जो वायुमंडल है अति शीतल है, बहुत ज्यादा ठंडा है इसका वायुमंडल, यानी इसका जो टेम्परेचर है -215 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। इसका निम्न घनत्व इस बात को दर्शाता है कि यह हल्के तत्वों से निर्मित होगा। इसकी संरचना में 15% हाइड्रोजन, 60% हीलियम और 25% सिलिकेट शामिल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखना है, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना है। पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। शनि ग्रह पर वायुमंडल बृहस्पति जो यूरेनस का वायुमंडल है, यूरेनस का वायुमंडल, इस ग्रह पर वायुमंडल बृहस्पति और शनि के भांति अधिक सघन है। तो यूरेनस ग्रह पर वायुमंडल बृहस्पति और शनि के भांति क्या है, अत्यधिक सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया की प्रमुखता है, ज्यादा जो है मात्रा पाया जाता है। दूरदर्शी से देखने पर, टेलीस्कोप से देखने पर यह ग्रह जो है यूरेनस यह हरा दिखाई देता है और सूर्य से दूर होने के कारण यह अत्यधिक ठंडा है। शनि की भांति अरुण के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं जिसकी संख्या 10 है, यानी यूरेनस के वलयों की संख्या कितना है 10 है। इनमें से 5 प्रमुख जो वलय हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है और एप्सिलॉन है। इसको याद रखिएगा।
यहां 300 से 400 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं भी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है नेपच्यून, वरुण ग्रह। नेपच्यून की खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गाले ने की थी और सूर्य से सर्वाधिक दूरी होने के कारण जो है वरुण को सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। तो सूर्य की दूरी के कारण सबसे ज्यादा ये दूर है, इसीलिए ये इसका जो वायुमंडल है सौरमंडल का ये सबसे बड़ा जो है सबसे ठंडा ग्रह है और यह जो है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से घूमते हुए सूर्य की एक परिक्रमा 164.79 वर्ष में पूरी कर लेता है। यह अपने अक्ष पर यह एक परिक्रमा 15 घंटा 57 मिनट में पूरी करता है। इस ग्रह का वायुमंडल अति सघन है और इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं। इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम और एथेन आदि गैस भी पाई जाती है। देखिए जो नेपच्यून है इसकी सतह का तापमान याद रखिएगा -218 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है। इसका घनत्व और द्रव्यमान अरुण के समान है। इस प्रकार संभव है कि इसकी आंतरिक संरचना भी अरुण के समान ही होगी। इसीलिए अरुण और वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा वरुण के 14 उपग्रह हैं जिनमें से ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख हैं। ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख हैं। इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या 24,764 किलोमीटर और ध्रुवीय त्रिज्या 24,341 किलोमीटर है। केल्ट 9b क्या है? केल्ट 9b के बारे में अगर बात करें तो यह पृथ्वी से 650 प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में स्थित ब्रह्मांड का यह सबसे गर्म और विशाल गैसीय ग्रह है। केल्ट 9b पृथ्वी से 650 प्रकाश वर्ष दूरी में जो है दूरी पे ये स्थित है। इसकी जो दूरी है इसको याद रखिएगा और यह ब्रह्मांड का सबसे गर्म और विशाल गैसीय ग्रह है। केल्ट 9b ग्रह की खोज केल्ट के द्वारा की गई थी। केल्ट के द्वारा इस विशाल गैसीय ग्रह का आकार बृहस्पति के तुलना में 2.8 गुना अधिक है। जुपिटर से 2.8 गुना यह बड़ा है। इस ग्रह के दिन वाले हिस्से का तापमान 7800 डिग्री फारेनहाइट यानी 4326 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। केल्ट 9b ग्रह जो है एक विशालकाय तारे केल्ट 9 की परिक्रमा कर रहा है। यह ग्रह अपने तारे के इतना अधिक निकट है कि उसकी एक परिक्रमा मात्र 1.5 दिन में ही पूरी कर लेता है। केल्ट 9 तारा मात्र 300 मिलियन वर्ष पुराना है जो कि युवा तारे के श्रेणी में ये आता है। इसके बाद ग्रह से रिलेटेड कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले जो तथ्य हैं परीक्षोपयोगी तथ्य इसको देख लेते हैं। तो याद रखिएगा सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र, यानी मान लीजिए ये सन है तो इसके बाद बुध ग्रह आता है। इसके बाद आपका बुध ग्रह के बाद वीनस आता है। इसके बाद पृथ्वी, तब मंगल। तो सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह जो है शुक्र है, वीनस है। सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। सर्वाधिक यानी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो ग्रह है वह आपका वरुण। वरुण सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व है, ठीक है। और सर्वाधिक चमकीली जो ग्रह है, चमकीला ग्रह है या ब्राइटनेस जिस ग्रह में सबसे ज्यादा है वह शुक्र ग्रह। भोर का तारा, सूर्य का तारा किस ग्रह को कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। भोर का तारा, शाम का तारा जो है किस ग्रह को बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। छल्ले वाले जो ग्रह हैं, वलय युक्त जो ग्रह हैं वह आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण में वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। और सबसे लंबे वर्ष वाला जो ग्रह है वह कौन सा ग्रह है जिसका मतलब कि जो वर्ष होता है सबसे लंबा वर्ष होता है वह वरुण का। सबसे छोटे वर्ष वाला जो ग्रह है वह बुध, यानी जो सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित होगा उसके जो वर्ष का जो समय होगा वो सबसे लंबा वर्ष होगा। और जो
सूर्य के निकटतम होगा उसके जो वर्ष के समय होंगे सबसे छोटे होंगे। सर्वाधिक तापांतर वाला जो ग्रह है वह है आपका बुध ग्रह। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह है आपका, बताइए, सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है, यानी उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा किस ग्रह की है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है। हरे रंग का दिखाई देने वाला जो उपग्रह है वह कौन सा उपग्रह है? हरे रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है वह है आपका अरुण। हरे रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है इसका नाम है अरुण। अरुण हरे रंग का दिखाई देता है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला जो ग्रह है, अपने धुरी पर सबसे तेज जो परिभ्रमण करता है वह ग्रह कौन सा है? वह ग्रह है बृहस्पति ग्रह। यह अपने धुरी पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करता है, घूमता है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला जो ग्रह है वह शुक्र। समान परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि वाला जो ग्रह है वह शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला जो ग्रह है वह है मंगल। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? मंगल है। और पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला जो ग्रह है वो मंगल ही है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले जो ग्रह हैं, यानी पूरब से पश्चिम की दिशा में जो चक्कर लगाते हैं वो है शुक्र और अरुण। यह अपवाद है, इसको याद रखिएगा। पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले जो ग्रह हैं शुक्र है और अरुण है। और सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। सबसे ज्यादा तीव्र गति से जो परिक्रमा करता है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो है वरुण। ये दूरी पर है सबसे ज्यादा। जो सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित होंगे इनके परिक्रमा की जो गति होगी मतलब कि कम बेसी होगा। जैसे नजदीक होगा तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से ये परिक्रमा करेगा। जो सबसे ज्यादा दूरी पे है वो मतलब कि न्यूनतम गति से परिक्रमा करेंगे। वह ग्रह या वह प्लैनेट जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वह है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण का सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है प्लूटो। इसे यम या कुबेर ग्रह भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे प्लूटो जो है पृथ्वी से 5750 मिलियन किलोमीटर और सूर्य से 5900 मिलियन किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। इसका आकार पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी छोटा है। जो प्लूटो की आकार है, जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इससे भी छोटा है। सूर्य के चारों ओर इसे एक परिक्रमा करने में 248 वर्ष लगते हैं। यम या कुबेर या प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। किसने? क्लाइड टॉम्बैग ने। इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह के रूप में दर्जा हासिल है और यह सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग नगर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने जो प्लूटो था इसे ग्रह के दर्जा के मतलब कि जो ग्रह का दर्जा दिया गया था पहले, इस सम्मेलन के बाद प्लूटो को ग्रह का दर्जा जो है छीन लिया गया, ग्रह के दर्जे से निकाल दिया गया। और IAU ने प्लूटो का नया नाम 134340 रखा है, 134,340 रखा है। इसको याद रखिएगा। अब जो है यहां पे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ग्रह है जो मतलब कि ग्रह के श्रेणी में अब नहीं आता है, तो है प्लूटो। और ये कब से मतलब कि ग्रह के श्रेणी से बाहर हो गया? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में कहां पर हुआ था? तो चेक गणराज्य के प्राग नगर में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इस सम्मेलन में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रह की नई परिभाषा दी। इन वैज्ञानिकों के अनुसार जो ग्रह की परिभाषा है, ऐसा मतलब कि जो परिभाषा, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो अगर कोई भी ग्रह अगर इन परिभाषा को फॉलो नहीं करते हैं तो ग्रह के श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। तो इनकी परिभाषा के अनुसार अगर बात करें तो ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व रखने योग्य, विशाल व गोलाकार हो एवं सूर्य की परिक्रमण करता हो, ग्रह के श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही यानी ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व रखने योग्य, विशाल और गोलाकार हो, अपना गुरुत्व शक्ति रखता हो, विशाल हो, बहुत बड़ा हो, गोलाकार हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो, ये सभी अगर इस तरह के कंडीशन को फॉलो करते हैं तो ग्रहों की श्रेणी में ये रखे जाएंगे। साथ ही इसकी कक्षा
निकट ग्रह के रास्ते में नहीं पड़ना चाहिए, यानी ओवरलैपिंग इनके जो कक्षा है ये एक दूसरे की तरह की ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, एक दूसरे के ग्रह के रास्ते को नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होनी चाहिए। प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाले जाने का जो कारण था, इसमें 3 कारण है। प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाले जाने का जो कारण, पहला है आकार में पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से ये छोटा है। इसकी कक्षा का इसकी जो कक्षा है ये वृत्ताकार नहीं है, इसकी यानी जो प्लूटो के कक्षा का जो आकार है वृत्ताकार नहीं है। वरुण ग्रह की कक्षा को ये काटता है, यानी ये दूसरे ग्रह की जो रूट है इसको ओवरलैपिंग करता है। प्राग सम्मेलन में प्लूटो के साथ ही चेरॉन, सेरस और इरिस को ग्रह मानने के विचार को भी अस्वीकृत कर दिया गया। नई परिभाषा में इन पिंडों को ड्वार्फ प्लैनेट, बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार अब सौर मंडल में मात्र 8 ग्रह रह गए हैं, 8 प्लैनेट हैं। नासा के द्वारा सौर प्रणाली की बाह्य सीमाओं पर अवस्थित ड्वार्फ ग्रह प्लूटो और इसके चंद्रमाओं एवं क्षुद्र ग्रह बहुल क्षेत्र क्यूपर बेल्ट के अध्ययन के लिए जो है भेजा गया। तो ये अंतरिक्ष अन्वेषण यान न्यू होराइजन्स जुलाई 2015 में अपनी यात्रा पूरी करके प्लूटो के निकट पहुंचा। यह प्लूटो और इसके 5 चंद्रमाओं या उपग्रहों 5 चंद्रमाओं या उपग्रह जो है सिरोन, हाइड्रा, नेक्स, कार्बेरोस और स्टाइक्स, ये सभी जो है प्लूटो के ये 5 चंद्रमा या उपग्रह हैं। इसका यह अन्वेषण करके आंकड़े और चित्र पृथ्वी पर जो है क्या किया, संप्रेषित कर रहा है, संप्रेषित करेगा। सिरोन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल के सभी ग्रहों का औसत तापमान कितना है आप देख सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम जो टेम्परेचर है किस ग्रह का है आपको ध्यान में रखना है। केल्विन और सेंटीग्रेड में दोनों में दिया गया है, आप देख लीजिए। तो अगर बात करें तो देखिए सबसे, अगर तापमान अगर देखें केल्विन या सेंटीग्रेड में, तो सबसे कम किसका है बताइए? सबसे कम है, यानी तापमान सबसे कम किसका है? वरुण का। सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा बुध ग्रह का होगा, शुक्र ग्रह का होगा, ठीक है, पृथ्वी का भी होगा, मंगल का भी होगा। लेकिन जैसे मैंने क्या बोला था, जैसे सूर्य से दूरी के क्रम में जो भी ग्रह हैं उनके टेम्परेचर में कमी आती जाएगा। तो अगर सबसे नजदीक जो ग्रह है जैसे बुध है, शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनके ग्रहों की संख्या जो है मतलब कि इनके सूर्य से दूरी के क्रम में इनके ग्रहों की जो टेम्परेचर है इसमें बदलाव होता रहेगा। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला याद रखना है, वरुण का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में देखें तो कितना है? -228 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी केल्विन कितना? तो केल्विन अगर बात करें तो 48 केल्विन है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए शुक्र ग्रह का जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा है 726 केल्विन, यानी 475 डिग्री सेंटीग्रेड। और बुध ग्रह का 452 केल्विन है, यानी दिन में 350 और रात्रि में 170 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सैटेलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह क्या है, इसका कार्य क्या है? तो ये उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। उपग्रह जैसे मान के चलिए पृथ्वी का अगर कोई उपग्रह है तो ये पृथ्वी का परिक्रमा तो करता ही है, साथ साथ ये जो है सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ग्रहों की भांति इनकी भी अपनी चमक नहीं होती है। जिस तरह ग्रह के कोई अपना प्रकाश नहीं होता, उसी तरह उपग्रह के भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सभी सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, याद रखिएगा। ग्रहों के समान उपग्रहों का भ्रमण पथ भी याद रखिएगा परवलयाकार, ठीक है, पाराबोलिक होता है। परवलयाकार होता है, पाराबोलिक होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह का है, 82 इसके उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सौर मंडल में उपग्रहों की जो स्थिति है आप देख सकते हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल की कौन कौन से उपग्रह हैं आपको याद रखना है, ठीक है, डिमोस और फोबोस हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है।
अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है और वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 है। इसके बाद चंद्रमा, मून के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व जो है मानी जाती है। तो चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और चंद्रमा की जो उत्पत्ति है लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, मतलब चंद्रमा पर कोई बादल भी नहीं दिखते हैं। इसका आंतरिक भाग ठंडा है, अंदर का जो भाग है ठंडा है। इसके ऊपर अनेक ज्वालामुखी और उससे बने क्रेटर पाए जाते हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित, याद रखिएगा, लिम्निटस पर्वत जो है चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है और इतने ही समय में वे अपने अक्ष पर 2286 मील प्रति घंटे की गति से एक परिक्रमा को पूरी करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखिए, हम पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग 57% भाग को देख सकते हैं। 57% भाग को पृथ्वी से चंद्रमा की जो हिस्सा है देख सकते हैं। चंद्रमा पर दिन और रात तो होते हैं, परंतु उनकी अवधि पृथ्वी के एक सप्ताह के बराबर होती है। चंद्रमा पर दिन और रात तो होते हैं, लेकिन उनकी जो अवधि है पृथ्वी के एक सप्ताह के बराबर होती है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र जो होते हैं, जिन्हें धूल के मैदान भी कहते हैं, इसको शांति सागर कहते हैं। जो चंद्रमा पर काले धब्बे वाले जो क्षेत्र हैं, जो एरिया है या जो धूल के मैदान है, इनको शांति सागर कहा जाता है। यह चंद्रमा का पृष्ठ भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के इसी भाग पर प्रथम मानव युक्त चंद्रयान अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को उतारा गया था, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा के सतह पर उतरे थे। तो चंद्रमा के सतह पर पैर रखने वाले पहला जो वैज्ञानिक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन थे, याद रखिएगा। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा लाई गई चट्टानों के अध्ययन से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में उपस्थित है। जो इनके चट्टान थे, यहाँ पे अन्वेषण करने पर पता चला कि इन चट्टानों में टाइटेनियम सबसे ज्यादा जो है उपस्थित है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है। कितना? 3,84,000। चंद्रमा परवलयाकार यानी पैराबोलिक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसीलिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो बदलती रहती है। इसके बाद अगर बात करें तो सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून, देखिए, अगर बात की जाए तो यह वह स्थिति है जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु या उसके समीप स्थित होता है, तो इसे पेरिजी, फुल मून या सुपर मून कहा जाता है। तो सुपर मून की जो स्थिति है कब उत्पन्न होती है? तो पूर्णिमा को, जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपना दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु पर आकर स्थित होता है, तो इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। इसमें चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला। सुपर मून शब्द सर्वप्रथम अमेरिकी खगोलविद रिचर्ड नोल्ले के द्वारा, किसके द्वारा? रिचर्ड नोल्ले के द्वारा 1979 में प्रयोग किया गया था। 7 अप्रैल 2020 को विश्व के अनेक भागों में पिंक सुपर मून की परिघटना देखी गई। चंद्रमा मूलतः गुलाबी रंग का नहीं होता है। पिंक सुपर मून मात्र एक नाम है जो अमेरिका और कनाडा में बसंत ऋतु में खिलने वाले पिंक वाइल्ड फ्लावर के नाम पर रखा गया है, वाइल्ड फ्लावर। इसके बाद ब्लू मून क्या है? देखिए, ब्लू मून के बारे में अगर बात करें तो एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है इसे ब्लू मून कहा जाता है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। ब्लू मून का मतलब है चंद्रमा नीला नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है दो पूर्णिमाओं के बीच के अंतराल का 31 दिनों से कम होना है। ऐसा हर 2-3 वर्ष पर एक बार होता रहता है। तो जो ब्लू मून है, जब दो पूर्णिमा हो
और दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होगा उसको ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून का मतलब है नीले रंग से कोई भी मतलब नहीं है। ब्लू मून का मतलब है कि इसका जो मुख्य कारण है, दो पूर्णिमाओं के बीच के अंतराल का 31 दिनों से कम होना है। ऐसा हर 2-3 वर्ष पर एक बार होता रहता है। जनवरी और 1 जनवरी व 31 जनवरी, 2 जनवरी कह सकते हैं, जनवरी 2018 में ब्लू मून की स्थिति को जो है देखी गई, यानी 2 और 31 जनवरी को याद रखिएगा। ब्लू मून ईयर क्या है? जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। 2018 को ब्लू मून ईयर मतलब कि कहा गया था। 2018 ब्लू मून ईयर था। ब्लड मून क्या है? जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, यानी पृथ्वी चंद्रमा को पूर्ण रूप से जो है घेर लेती है, उसका सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। इसे ही ब्लड मून या रक्त चंद्र कहा जाता है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं, इनको ब्लड मून की संज्ञा दी गई है। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को क्या बोलते हैं? टेट्रॉड भी कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ परिघटना है। सुपर ब्लू ब्लड मून क्या है? सुपर ब्लू ब्लड मून क्या है? तो 31 जनवरी 2018 को एशिया में सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून की खगोलीय घटना एक साथ देखी गई, इसीलिए इसे सुपर ब्लू ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्रयान 1 क्या है? तो इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C11 के माध्यम से चंद्रयान 1 को चंद्रमा की कक्षा में 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक जो है स्थापित किया गया था। चंद्रयान पर नजर रखने वाले बयालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई। इससे वर्ष 2012 में लैंड रोवर जो उपकरण था, यंत्र था, इसकी सहायता से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में स्थित क्रेटर पर हाइड्रोकार्बन उपस्थित होने की पुष्टि हुई है। चंद्रयान 2 जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा चंद्रयान 2। देखिए 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया। किसे? तो GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से। तकनीकी रूप से 3840 किलोग्राम का चंद्रयान 2 3 भागों में विभाजित हुआ, ठीक है, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर जिसका नाम था विक्रम और रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान शामिल है। यह यान 23 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, ठीक है, और 7 सितंबर 2019 को अपने अगले चरण में चांद के दक्षिण ध्रुव पर पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप उतरने यानी सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान निर्धारित गंतव्य से 2.1 किलोमीटर पहले इसरो का लैंडर से जो है संपर्क टूट गया। हालांकि इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के रूप में जो है 1 वर्ष तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा। वीनस उपग्रह, वीनस सैटेलाइट, ये क्या है? तो वीनस एक माइक्रो उपग्रह है। वीनस एक माइक्रो उपग्रह है जिसका वजन मात्र 265 किलोग्राम है। इस उपग्रह को इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। वीनस उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की वनस्पतियों की निगरानी करेगा। वीनस एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे से युक्त है जो ऐसे सूक्ष्म वस्तुओं के चित्र लेने में भी सक्षम है जो मानवीय आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती है। इस मिशन के अंतर्गत वेगा रॉकेट के द्वारा इटली के उपग्रह ऑफसेट 3000 को भी प्रक्षेपित किया गया है, ऑफसेट 3000 को भी। लघु ग्रह या क्षुद्र या मतलब कि अवांतर ग्रह, एस्ट्रॉयड्स, इसके बारे में अगर बात करें तो एस्ट्रॉयड जो होते हैं क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाया जाता है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर तक होता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। कोई क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में है,
ये बना देता है, विशाल गर्त को बनाता है, ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर अगर ये टकराता है तो। सौर मंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध जो है किया गया है। तो देख लेते हैं, जैसे ट्रोजन्स है। ट्रोजन्स वे क्षुद्र ग्रह हैं जो सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे ग्रहों के लगातार साथी बने रहते हैं। ये ग्रह के सामने जो है या पीछे 60 डिग्री पर स्थित बिंदु पर सापेक्ष रूप से स्थिर बने रहते हैं। क्योंकि ये हमेशा एक ही कक्षा में लगातार आगे या पीछे चलते रहते हैं, इसीलिए ये कभी भी अपने साथी उपग्रह से नहीं टकराते हैं। सौर मंडल में 6 ग्रह ऐसे हैं, 6 मतलब कि प्लेनेट ऐसे हैं जिनकी कक्षा में ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है। बृहस्पति है, बृहस्पति के मतलब कि कक्षाओं में ट्रोजन क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वरुण के भी, मंगल, शुक्र, अरुण और पृथ्वी के, याद रखिएगा ये 6 मतलब कि प्लेनेट हैं जिनकी कक्षाओं में ट्रोजन क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये 6 जो ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह है, वरुण ग्रह है, मंगल, शुक्र, अरुण और पृथ्वी ग्रह है। इसके बाद अगर बात करें तो नासा ने 12 अप्रैल 2015 को अंतरिक्ष में स्थित एक क्षुद्र ग्रह 316201 का नाम मलाला यूसुफजई के नाम पर रखा है। इसको याद रखिएगा। 1890 तक लगभग 300 छोटे ग्रह खोजे जा चुके थे। इनमें परिभ्रमणीय तत्व भी सम्मिलित है। इन्हें छोटे ग्रहों को, ये जो छोटे ग्रह थे, इन्हीं छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पालस 538 और फोरवेस्टा 549 जो है किलोमीटर अन्य 2 बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। तो पालस 538 एवं फोरवेस्टा 549 ये अन्य 2 बड़े क्षुद्र ग्रह है। फोरवेस्टा एक मात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, DART, डाट क्या है? डाट, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, डाट जो है पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नासा ने इस मिशन को विकसित किया है, जो पृथ्वी के निकट आते हुए क्षुद्र ग्रहों के मार्ग को इस प्रकार परिवर्तित कर देगा कि वह पृथ्वी से न टकरा पाए। इस मिशन को 24 नवंबर 2021 को प्रक्षेपित किया गया है। डाट को जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका लक्ष्य डिडीमॉस, याद रखें डिडीमॉस यानी ग्रीक भाषा में शाब्दिक जो अर्थ है जुड़वा। डिडीमॉस नामक एक क्षुद्र ग्रह है जो अक्टूबर 2022 और 2024 में पृथ्वी के निकट से गुजरेगा। इसे वर्ष अगर बात करें तो 24 नवंबर 2021 को प्रक्षेपित किया गया है। कब? 2021 को। यह नासा का पहला मिशन होगा जिसमें क्षुद्र ग्रह के कक्षा में बदलाव करना शामिल है। डाट गतिज ऊर्जा आघात तकनीक पर काम करता है, काइनेटिक इंपैक्ट टेक्निक पर यह काम करता है, वर्क करता है, याद रखिएगा। देखिए 21 सितंबर 2018 को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे जाक्सा बोलते हैं, जाक्सा के द्वारा संचालित मानव रहित हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान के सहायता से रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह पर 2 रोबोटिक रोवरों को उतारा गया। किसी क्षुद्र ग्रह पर रोबोटिक रोवर को उतारने वाला जापान विश्व का पहला देश बन गया है। इसके बाद पूछल तारे या धूमकेतु क्या है? धूमकेतु या जो पूछल तारे होते हैं, ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित पिंड होते हैं। ये सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में जो है ये घूमते रहते हैं। पूछल तारे कई वर्षों के बाद जब सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इनका तापमान बढ़ने के कारण इनमें गैसों की फुहारें निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछें लाखों किलोमीटर तक लंबी होती हैं। जब पूछल तारे सूर्य के नजदीक यानी सबसे कम दूरी पर स्थित होता है तो सूर्य की तीव्र उष्मा और ज्वारीय बल के कारण अपने कुछ पदार्थों को ये खो देते हैं। परिणामतः या तो ये समाप्त हो जाते हैं या ये जो है सुमेकर की तरह विखंडित हो जाते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी इनके लौटने का समय निश्चित होता है। धूमकेतु की जो संरचना है, नाभि, कोमा और पूंछ होता है। धूमकेतु में क्या क्या होता है? नाभि होता है, कोमा होता है, पूंछ होता है। नाभि क्या होता है? तो धूमकेतु का ये केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभि और कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है। धूमकेतु मुख्यतः क्यूपर बेल्ट या
क्यूपर बेल्ट एवं डट क्लाउड में पाए जाते हैं। सामान्यतः या सामान्य अवस्था में पूछल तारा जो होते हैं बिना पूंछ का होता है। पूछल तारे के शीर्ष को कोमा कहते हैं। शीर्ष को पूछल तारे के दो वर्गों में जो है, जो पूछल तारे होते हैं इनके दो वर्गों में इनको विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है। दो वर्गों में इनको डिवाइड किया गया है। दीर्घ अवधि के पूछल तारे ये धूल कणों से युक्त होते हैं और दूसरा लघु अवधि के पूछल तारे ये विद्युत आवेश युक्त पूछल तारे होते हैं। दोनों प्रकार के जो पूछल तारे हैं इनकी उत्पत्ति कोमा से होती है, याद रखिएगा। देखिए जो कह सकते हैं कि जो पूछल तारे होते हैं इनकी उत्पत्ति जो होते हैं दोनों प्रकार के, जो दीर्घ अवधि के पूछल तारे होते हैं या लघु अवधि के जो पूछल तारे होते हैं, ये दोनों जो पूछल तारे हैं इनकी उत्पत्ति कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पूंछ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बलों के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य के विपरीत दिशा में होती है और सौर पवन के सहारे ये आगे बढ़ती है। जब धूल कणों से युक्त पूंछ जो सूर्य से उत्पन्न विकिरण के दबाव से आगे बढ़ती है, ये जो होते हैं धूल कण से युक्त पूछल जो तारे होते हैं सूर्य से उत्पन्न विकिरण के दबाव से आगे बढ़ती हैं। लघु अवधि के पूछल तारे एक निश्चित अवधि के बाद पुनः दिखाई देती है और दीर्घ अवधि के पूछल तारे लॉन्ग पीरियड कॉमेट 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख पूछल तारे जो है जैसे हैली पूछल तारा, हैली पूछल तारा भी इन्हीं में से एक है जिसका परिभ्रमण काल 76 वर्ष का होता है। इस प्रकार यह 76 वर्षों के अंतराल पर जो है 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है और अंतिम बार 1986 में इसको देखा गया था। अगली बार 2062 में दिखाई देने की संभावना है। इसके बाद हेल बॉब पूछल तारा 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति के कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हेल और थॉमस बॉब ने की थी। दोनों खोजकर्ताओं के नाम के अंतिम अक्षर हेल और बॉब को मिलाकर इस पूछल तारे का नामकरण किया गया है। यह पूछल तारा चमक में जो है हेली की अपेक्षा 1000 गुना अधिक था, जबकि दोनों की दूरियां लगभग समान है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए सुमेकर पूछल तारा 6 मील लंबा था जो बाद में 22 टुकड़ों में विखंडित हो गया। यह घटना 1000 वर्ष में एक बार घटित होती है। इसके बाद उल्कास व उल्कापिंड। तो देखिए जो उल्कापिंड है, उल्कास में या उल्कापिंड जो होता है अंतरिक्ष में तीव्र गति से, बहुत तेज गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है और अंतरिक्ष में ये 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमते हैं और कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। धूल और गैस निर्मित ये जो पिंड होते हैं वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं, इसीलिए इन्हें टूटा हुआ तारा कहते हैं। नवंबर 2007 में खगोलविदों ने इसे जो है लियोनिड की संज्ञा प्रदान की है। अंतरिक्ष में 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से परवलयाकार मार्ग में गतिशील उल्का को हल्का परमाणु कहा जाता है। सामान्य रूप से उल्का परमाणु 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये उल्का बन जाता है। उल्का बनने की सर्वोच्च ऊंचाई 130 किलोमीटर है। पृथ्वी के जो धरातल इससे 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते लगभग सभी उल्का घर्षित होकर पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब उल्का जलकर नष्ट न होकर एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ गिरता है तब उसे उल्का पिंड या उल्कास्म कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर मिलने वाले सबसे बड़ा जो उल्का पिंड है होबा वेस्ट है जो नामीबिया और ग्रूट देखिए जो कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा जो उल्का पिंड है होबा वेस्ट है जो नामीबिया के ग्रूट फोंटिन के पास पाया गया है। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला उल्का का अवशिष्ट गोला ग्लासी पदार्थ टेक्टाइट कहलाता है। पृथ्वी के धरातल पर भारी उल्का पिंडों के गिरने से उल्का तापीय क्रेटर का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में विंसलो के पास वेरिगर क्रेटर विश्व का सबसे प्रसिद्ध उल्कापाती क्रेटर है। भारत में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील भी एक उल्कापातीय क्रेटर झील का उदाहरण है जिसका व्यास 1.5 किलोमीटर, गहराई 100 मीटर है। इसके बाद देखिए इसरो के बारे में अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। इसरो का फुल फॉर्म, कब इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है।
इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पृथ्वी की गतियां, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।